अब डिस्कस करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। देखो ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ये समझ में आ जाएगा तो कोई परेशानी नहीं है सॉल्व करने में, बट अगर नहीं समझ में आया तो काफी परेशानी होगी। ठीक है, चलिए लेट से आपने 1 लीटर वाटर लिया, इसमें NaCl मिला दिया। कितना मिलाया? 1 मोल मिलाया। और फिर 1 लीटर पानी लिया, और इसमें आपने ग्लूकोज मिलाया 1 मोल। अब आपसे पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आप बोलेंगे दोनों में इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है। फिर आपसे पूछेगा किस केस में ज्यादा इंक्रीज होगा, तो आप सोचोगे कि मोलालिटी तो दोनों का सेम आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स आर सेम, मास ऑफ सॉल्वेंट इज सेम। बट ध्यान से सोचो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या डिस्कस हुआ था? इट इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड इंडिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। आप बोलेगे 1 मोल NaCl और 1 मोल ग्लूकोज है, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो सेम आना चाहिए। देखिए आप कुछ हद तक सही है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कम से कम आपको समझ में आया है। बट समझिए एक बात को, हम लोग ने ये नहीं बोला है मोल्स ऑफ अमाउंट टेकन। हम लोग को समझना है ये रहा एक ग्लूकोज का पार्टिकल, ये पानी के आने के बाद भी ग्लूकोज के पार्टिकल इतने ही बड़े रहेंगे। बट ये रहा एक NaCl का पार्टिकल, पानी में आने के अंदर ये लोग छोटे छोटे हो जाएंगे। हो जाएंगे ना? अब आप सोचो, आप जितना भी NaCl ऐड करोगे अंदर आने के बाद पार्टिकल कितने हो जाएंगे? ट्वाइस हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे जितना ग्लूकोज के पार्टिकल ऐड करोगे यहाँ उतने ही रहेंगे। यहाँ पे Na पार्टिकल्स आएगा और यहाँ पे 2Na आएगा। समझ में आया क्यों? बिकॉज NaCl इज डिसोसिएटिंग। तो इस केस में डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी नहीं चलेगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू मोलालिटी चलेगा। NaCl के लिए I कितना है बता देते। NaCl के लिए I हो जाएगा आपका 2। क्यों? 1 मोल इज गिविंग 2 मोल। बट वहीं ग्लूकोज के लिए अगर आप I पूछोगे ना, तो ग्लूकोज के लिए I 1 हो जाएगा। तो ग्लूकोज के लिए यहां पे क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी। बट यहीं पे अगर आप इसके लिए पूछोगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर डेल्टा TB इज इक्वल टू 2 इंटू KB इंटू मोलालिटी। समझ में आया? NaCl ट्वाइस हो गया। फिर से बताते, NaCl किस में ब्रेक किया? Na प्लस और Cl माइनस में। तो आपने कितना मॉलिक्यूल ऐड किया था? कितना मोल ऐड किया था? 1 किया था। स्टार्टिंग में ये दोनों तो 0 रहेगा, बट चेंज कितना लिखेंगे? NaCl इज कंप्लीटली सॉल्युबल और पार्शियली सॉल्युबल? कंप्लीटली सॉल्युबल। तो अब देखो NaCl के पार्टिकल 0 हो जाएंगे, Na प्लस के 1, Cl प्लस के 1। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? 1 प्लस 1। तो I फैक्टर इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है ये? अब आपसे पूछेगा CaCl2 का I फैक्टर कितना है? तो CaCl2 का I फैक्टर निकालने के लिए Ca2 प्लस और 2Cl माइनस। इनिशियली 1 0 0 माइनस 1 प्लस 1 और यहां कितना? प्लस 2। दिस कम्स आउट टू बी 0 1 एंड 2। तो I का हो जाएगा 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3। तो अब आपको CaCl2 के लिए I को 3 यूज करना पड़ेगा। क्लियर है ये? अब आप बोले कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें तो I नहीं लगा था। देखो उसमें हम लोगों ने सॉल्यूट जो लिया था ना, वो ब्रेक नहीं कर रहा था, डिसोसिएट नहीं कर रहा था, इसीलिए बच गए थे। जब भी सॉल्यूट डिसोसिएट करेगा, ब्रेक करेगा, तो आप ऐसा I लेना होगा। I के बिना नहीं होगा आपका काम। व्हाट इज I? I इज कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर। तो बताएंगे डेफिनेशन बाद में। क्लियर है ये? अभी देखो
लेट से आपके पास एक मॉलिक्यूल दे दिया MgCl2 और बोला 30% डिसोसिएशन। तो देखो आप 100% नहीं है, 30% है, तो इस केस में अलग होगा। अभी तक हम लोग 100% मान रहे थे। इस केस में हो जाएगा Mg2+ और 2Cl-। इस बार 30% डिसोसिएशन बोला है। 1 लीजिएगा, 0 लीजिएगा, 0 लीजिएगा, -30%, तो -0.3। 100 में 3 होगा तो 1 में 0.3 हो, 100 में 30 होगा, 1 में 0.3 प्लस 0.3, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.3, तो दिस इज 0.7, 0.3 एंड दिस इज 0.6। आई कैलकुलेट कीजिए, 0.7 प्लस 0.3 प्लस 0.6 आएगा, तो दिस इज 1.6 आएगा। समझ में आया? आई कैलकुलेट इसका ऐसे होगा। एक और लास्ट करा देते, Al2SO4 होल थ्राइस। लेट्स से अल्फा इज इक्वल टू 0.2। अल्फा इज नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो परसेंटेज में था, ये फ्रैक्शन में है। ये सारा चीज आपका किस क्लास में हो चुका है? 11th में हो चुका है। दिस विल गिव अस 2Al3 प्लस 3SO4 होल ट्वाइस। 1 0 एंड 0 -0.2 प्लस 0.4 आया, 2 से मल्टीप्लाई किए, प्लस 0.6 आया, 0.8 बचा यहाँ, 0.4, 0.6, तो आई फैक्टर हो गया 0.8 प्लस 0.4 प्लस 0.6, 1.8 हो गया। क्लियर है? ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तक ब्रेक कर रहा था। एक पार्टिकल 2-3 पार्टिकल में स्प्लिट किया था, अब जुड़ना चालू होगा। देखो, जुड़ने का एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है बेंजोइक एसिड एसोसिएशन। चलिए बेंजोइक नहीं लेते, सिंपल सा लेते हैं, एसिटिक एसिड एसोसिएशन। देखो एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड आपका ये होता है CH3 डबल बॉन्ड OH। ये 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, देखिए यहां क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर जाएगा। देखिए यहां एसिटिक एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, समझे? तो यहां दो लोग मिलके एक बनाए हैं। इस बार I 1 से कम आएगा। जब स्प्लिट करता है तो I मोर देन 1 आएगा, जब एसोसिएट करेगा तो लेस देन 1 आएगा, और कुछ भी नहीं करेगा तो इक्वल टू 1 आएगा। 1 ले लिए और यहाँ 0 ले लिए। लेट्स से अल्फा मान लेते हैं इसका एसोसिएशन का, तो ये माइनस अल्फा होगा, -2 अल्फा नहीं होगा। केमिकल आयनिक में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये हो जाएगा अल्फा इंटू 1/2, तो ये कितना बचा 1 माइनस अल्फा, ये कितना आया अल्फा/2, तो आई फैक्टर होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा/2। देखो 1 से कम है ना, अल्फा मान लेते हैं आपका 0.2 है, तो इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.2 implies that I is equal to 0.9। कुछ भी कर लीजिए, आपका 1 से वैल्यू कम आना चाहिए। एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड भी, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे तो आपको मानना है कि एसोसिएट करेगा। क्लियर है ये? ठीक है। अब देखो हम लोग आई का डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। देखो अगर हम लोग डेल्टा टीबी सिंपली केबी इंटू मोलालिटी लिख देते हैं तो ये वाला फॉर्मूला NaCl में आपको सही आंसर नहीं देगा। NaCl में आंसर सही से कहां से आएगा? दूसरा वाला से आएगा, दैट इज I इंटू केबी इंटू मोलालिटी। NaCl के लिए I2 आपको लगाना होगा, नहीं लगाएंगे आंसर गलत आएगा। तो हम लोग को मालूम कैसे चला कि I लगाना है? हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किए तो देखे कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे ये वाला अलग आया, तो इसको हम लोग बोल दिए ऑब्जर्व या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू।
experimental value, and this is known as theoretical value. कहीं कहीं लिखा रहेगा कैलकुलेटेड. तो अब देखो वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस कर दीजिए, ऑब्जर्व बाय एक्सपेरिमेंटल कर दीजिए. तो ऑब्जर्व बाय एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल क्या होगा, दिस बाय दिस, ये दोनों कट जाएगा तो सिंपली आई आएगा. तो बेसिकली आई इज द रेशियो. व्हाट रेशियो? रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो रेशियो ऑफ ऑब्जर्व टू थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब डेल्टा टीवी की जगह क्या हो सकता है, डेल्टा टीएफ भी हो सकता है. डेल्टा टीएफ की जगह क्या हो सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी हो सकता है और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी हो सकता है. तो आई का डेफिनेशन आ जाएगा, आई मतलब वेंट ऑफ फैक्टर. वेंट ऑफ फैक्टर इज रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कॉलिगेटिव में सब कुछ आपको इंक्लूड कर लेना है. वो 4 प्रॉपर्टी बताए थे ना, कॉलिगेटिव में चारों आपको आ जाएंगे. तो वेंट ऑफ फैक्टर इज रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है. ठीक है. नेक्स्ट, आपको अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूट के आई कैलकुलेट करने देगा, वो आप कर लीजिएगा. ठीक है. देखिए आईसीएससी में खास करके पूछता है एक फॉर्मूला, वो क्या करेगा, आईसीएससी में क्या करेगा, एन नंबर ऑफ ए लेगा और एन नंबर ऑफ ए को जोड़ देगा. मतलब मान लीजिए 10 लोग मिलके एक मॉलिक्यूल बनाए, तो इधर हो जाएगा 10A गिव्स A का पावर 10. देखिए 10A गिव्स A10 या 5A गिव्स A5, मतलब 5 मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइनिंग टू मेक 1 मॉलिक्यूल्स. तो N अगर रहेगा तो उसको आपको बारे में इसका आई फैक्टर पूछेगा. ठीक है, इसका आई फैक्टर पूछेगा. तो कैसे करेंगे, 1 लेंगे, 0 लेंगे, इधर माइनस अल्फा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा बाय एन हो जाएगा. ये रट्टा मार के रखिएगा, इधर अल्फा बाय एन होगा ना, अल्फा इंटू 1 बाय एन बहुत बार हो चुका है. 1 माइनस अल्फा यहां बचेगा और यहां अल्फा बाय एन आएगा. तो आई फैक्टर क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन. दिस इज फॉर एसोसिएशन. दिस इज फॉर एसोसिएशन. क्लियर है. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, खास करके आईसीएससी वाले बच्चे रट्टा मार के रखिए. ये फॉर्मूला पूछ लेता है, पता परेशानी वाली बात है, फॉर्मूला पूछ लेगा. कैसे आया ये कभी नहीं पूछेगा, बोलेगा फॉर्मूला बताइए. तो दिस इज फॉर एसोसिएशन. अब अगर डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, डिसोसिएशन में x का पावर n विल गिव अस nx. तो यहां 1, यहां 0, माइनस अल्फा और यहां क्या n अल्फा हो जाएगा. तो दिस इज 1 माइनस अल्फा एंड दिस इज n अल्फा. तो आई हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा. दिस इज 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा. ये किसका फॉर्मूला है, ये एसोसिएशन का है, और वो किसका है, वो डिसोसिएशन का है. ये ध्यान रखिएगा, स्कूल एग्जाम में आईसीएससी वालों से पूछ लेता है. हम लोग करते क्या है, फॉर्मूला से नहीं करते, हम लोग जब भी एग्जाम में आता है ऐसे करके निकाल लेते हैं. फॉर्मूला याद रखना है रखिए, नहीं याद रखना है मत रखिए. क्लियर है ये. बट आईसीएससी वालों को मैंडेटरी है याद रखना, उनके लिए ऑप्शन नहीं है. ये वाला याद रखिएगा. कहीं कहीं ना ये लोग इसको मॉडिफाई करके भी लिख देते हैं. ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं.
क्लियर है ये तो वेंटा फैक्टर हो गया। अब आएगा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये भी कॉन्सेप्चुअल है। चलिए, अगर आपसे पूछे 58.5 ग्राम ऑफ NaCl लिए, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास ही 58.5 ग्राम होता है। आपसे पूछेगा कितना मोल NaCl लिए, तो आप आंसर दोगे 1 मोल NaCl लिए, क्योंकि 58.5 ग्राम का 1 मोल ही आता है। बट पानी में डिसॉल्व करने के बाद कितना मोल बन जाएगा पता है? अंदर NaCl किसमें स्प्लिट करेगा? 2 लोगों में स्प्लिट करेगा। तो बाहर भले ही 1 मोल है, बट जैसे ही अंदर जाएगा ये कितना हो जाएगा? 2 मोल पार्टिकल्स हो जाएगा। और मास कितना रहेगा? सॉल्ट का मास डबल होगा? नहीं, मास वही रहेगा। तो अब समझो हुआ क्या? हुआ ये कि अंदर जाने के बाद पार्टिकल्स बढ़ गए, मास तो वही रहा। तो अब मॉलिक्यूलर मास विल बी नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, this is equal to what? This is simply is equal to theoretical molecular mass by I। NaCl के केस में 2 कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ग्लूकोज के केस में सेम रहेगा, सुक्रोज के केस में सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? ग्लूकोज के केस में, सुक्रोज के केस में, इन सब केसेस में हम लोगों का सेम रहना चाहिए। क्लियर? तो अब आई देखो, एक और फॉर्मूला है आई का, थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? ये भी एक आई का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट आपका ओवर हो गया है।